हेलो फ्रेंड्स, रसायन विज्ञान कक्षा 12 अध्याय 2 विलयन में आपको आज द्रव्य विलयन के बारे में पढ़ाएंगे। और जो द्रव्य विलयन के भाग होते हैं उनके कुछ भागों के बारे में भी पढ़ाएंगे। तो पहले द्रव्य विलयन जानेंगे, फिर उनके जो भाग हैं, उनके प्रकार हैं, उनको जानेंगे, फिर क्रम से उनको हम क्या है पढ़ेंगे। तो वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखें। अगर लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर देखें। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे वो भी आसानी से इसको देख सकें। तो शुरुआत करने चलते हैं। चलो, द्रव्य विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें क्या है, विलायक द्रव होता है। और विलेय क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अर्थात जो विलायक लिया जाएगा, बड़ा वाला भाग जो लिया जाएगा विलयन का, जो विलयन का बड़ा सा भाग होगा, बड़ी सी मात्रा जिसकी होगी, वो विलायक क्या है, द्रव होगा। और जिसकी कम मात्रा होगी वो विलेय क्या हो जाएगा, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम तीनों को पढ़ेंगे। क्या है? हम तीनों को पढ़ेंगे। तो द्रव्य विलयन क्या? वह विलयन जिसमें विलायक द्रव होता है, मतलब जिसकी मात्रा बड़ी है विलयन में वो द्रव है, और जिसकी मात्रा कम है विलेय है वो क्या है, द्रव, गैस या ठोस, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हमें तीनों को लेकर पढ़ना है और इनके अलग अलग नियम हैं। तीनों को पढ़ने के लिए इनके अलग अलग नियम भी हैं। द्रव्य विलयन कहलाता है। आप देखिए यहाँ पर सारणी में आपको समझा देते हैं कि इस पूरे अध्याय में आपको क्या पढ़ना है। इस पूरे अध्याय में जो पढ़ाया जाएगा आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में बना दिया गया है। आप इसको समझ लीजिए जिससे आपको आसानी होगी कि क्रम से हमें क्या क्या पढ़ना है। चलो देखते हैं। द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन में क्या होता है? विलायक द्रव होता है। विलायक इसमें क्या होगा, द्रव होगा। जिसकी मात्रा अधिक होगी वह क्या होगा, द्रव होगा। मान लेते हैं यहाँ एक कंटेनर है, तो इसमें जिसकी मात्रा अधिक है वो क्या है, द्रव होगा, विलायक। और इसमें जैसे नमक मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, नमक, या विलेय। विलेय जो छोटी सी मात्रा मिलाया जाएगा वह क्या हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। तो देखिए ध्यान से इसको कैसे मिलाएंगे। अगर हम द्रव में द्रव को मिलाएंगे, द्रव में द्रव को मिलाएंगे, जैसे क्या जल में एल्कोहल, शराब को मिलाएंगे, तो क्या होता है, जल भी द्रव होता है। और जो विलेय पदार्थ शराब मिलाया जाता है वो भी क्या है, द्रव होता है। एल्कोहल क्या होता है, द्रव होता है। तो द्रव से द्रव विलयन में आपको क्या पढ़ना है, जिसे जल और एल्कोहल का विलयन है, इसमें इस नियम को, इसे कौन कौन से सेटिस्फाई करते हैं, इसके बारे में किसके द्वारा समझाया गया है, ये कौन समझाता है। राउल्ट का नियम भी इसके बारे में बताता है। आदर्श अनादर्श विलयन भी आपके इससे रिलेटेड पढ़ना है। विचलन पढ़ना है और स्थिर क्वाथी भी पढ़ना है। तो ये सारे नियम किसके लिए दिए गए हैं? ये सारे नियम जो दिए गए हैं, द्रव से द्रव में जो विलयन बनता है उसके लिए आपको पढ़ना है। इसमें जो द्रव है विलायक, बड़ी सी मात्रा में वो भी द्रव है, और जो छोटी सी मात्रा में मिलाया जाएगा उसमें वो भी क्या है, द्रव है, जैसे जल एल्कोहल का विलयन। उसके बाद द्रव में अगर हम गैस को मिला दें, पहले द्रव को द्रव से मिला दिया, मतलब जो विलायक है वो भी द्रव है, जो छोटी सी मात्रा में विलेय मिलाया जाता है वो भी द्रव है। आखिर बार क्या है, द्रव तो हमेशा बड़ी ही मात्रा में रहेगा क्योंकि वो विलायक है सबके लिए। अब क्या है, द्रव विलायक है, यहाँ पर गैस विलेय मिला दिया जाए तो द्रव गैस का विलयन बन जाएगा। और द्रव गैस का विलयन क्या है, जैसे जल और CO2 का विलयन। ये आप लोग नॉर्मली बहुत देखते होंगे। एल्कोहल आता है, सॉरी, जो यहाँ पर लिम्का वगैरह मिलता है, ड्यू, क्या बोलते हैं, पेप्सी वगैरह आती है। इसमें जो आप लोग देखे होंगे कि जब बॉटल इसका खोलते हैं तो क्या निकलता है, बुलबुले के रूप में क्या निकलने लगता है। तो जो बुलबुला निकलता है वो किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है। तो जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है और इसमें क्या होता है, जल होता है।
तो जितने भी पेय पदार्थ हैं, जितने भी शीतल पेय पदार्थ हैं, उसमें क्या होता है, जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली होती है। जब हम ढक्कन खोलते हैं तो क्या होता है, उसमें से बुलबुले निकलने लगते हैं। यहाँ पर इससे संबंधित एक आपको नियम पढ़ना है, वो है हेनरी का नियम। और हेनरी का नियम आपको पढ़ना है, इसके साथ साथ क्या है, इसके अनुप्रयोग भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नियम, इसको आपको अवश्य पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पर मान लीजिए जो विलायक हमारा द्रव दिया गया है उसमें मिला देते हैं ठोस। अगर द्रव में ठोस को मिला दिया जाए तो किसका विलयन बन जाएगा, द्रव ठोस का विलयन। बड़ी सी मात्रा द्रव की और विलय जो है छोटी सी मात्रा ठोस की है। अब इसमें क्या, जैसे जल द्रव होता है, विलायक है, NaCl नमक छोटी सी मात्रा में होता है, तो जल और नमक को मिलाएंगे तो इसके लिए जितने नियम बने हैं, कौन कौन से नियम हैं, इसके अंतर्गत आता है अणु संख्य गुणधर्म। अर्थात जो विलायक में पदार्थ घोला गया है, ठोस पदार्थ, उसके अणु किस तरह व्यवहार करते हैं, किस तरह उसमें घुलते हैं, इन सब के बारे में आपको क्या पढ़ना है, कितने नियम पढ़ने हैं आपको, परासरण दाब पढ़ना है। ये किससे संबंधित आता है, द्रव ठोस का जो विलयन बनता है, इसके लिए कौन कौन नियम है आपका, अणु संख्य गुणधर्म है, इसके 4 नियम है अणु संख्य गुणधर्म के। परासरण दाब आता है, वाष्प दाब का अवनमन आता है, क्वथनांक का उन्नयन आता है, हिमांक का अवनमन आता है। तो ये चारों नियम आपको पढ़ने हैं किसमें, अणु संख्य गुणधर्म के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या पढ़ना है, वांट हाफ गुणांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, वांट हाफ गुणांक भी आपको पढ़ना है, लास्ट में है चैप्टर के। तो आप लोग ध्यान से देखिए। अब इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला हम क्या लेते हैं, हेनरी का नियम लेते हैं। पहला नंबर क्या है, हेनरी का नियम लेते हैं। तो हेनरी का नियम क्या है, पहले समझिए, आप लोग इसको नोट करते चलिए जिससे आपको समझ में आ जाए। स्ट्रक्चर अक्षर बना लीजिए, पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। तो तीनों को हमें क्या है, क्रम से पढ़ना है। विलयन वाले चैप्टर में लास्ट तक आपको यही सब पढ़ना है। तो बच्चों अब इसकी शुरुआत करते हैं, अब इसको समझिए। दिया देखिए, जो इसका जो हेनरी का नियम है वो किसके लिए दिया गया है, किस प्रकार के विलयन के लिए हेनरी का नियम दिया गया है। द्रव में अगर गैस को मिलाया जाए तो इसके लिए क्या हेनरी का नियम पढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पर। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ताप हमारा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, मतलब ताप को न बढ़ा देंगे और न घटाएंगे, ताप को स्थिर रख देंगे। स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब, आंशिक दाब का मतलब होता है वाष्प दाब, जो उसमें मिलाया गया है, ठीक है। पी विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। इसको बच्चों इरेज कर देते हैं। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग क्या है लिख लेना। साइड में इसको लिखना है, बीच में नहीं लिखना, अच्छे से सुंदर सा लिखना है। चलो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम इसको समझाएंगे आगे। तो बच्चों इसको ध्यान से पढ़ना है आपको, टफ नहीं है, आसान है, केवल आपको ध्यान देना है। जितने ध्यान से पढ़ोगे उतना ही आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, आप ध्यान से समझिए, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर एक बर्तन लिया गया, इसमें क्या है, जल भरा हुआ है, इसमें क्या है, जल भरा हुआ है, ध्यान से समझिए। और इसमें क्या है, गैस के अणुओं को भर दिया गया है। इसमें किसे भर दिया गया है, गैस के अणुओं को भर दिया गया है। इसमें गैस क्या है, गैस को भर दिया गया है। ये द्रव विलायक है और जो गैस मिलाया गया है वो विलेय है। अधिक मात्रा में क्या है, जल, और कम मात्रा में गैस है। अब देखिए ये किस ताप पर है, ये सामान्य ताप पर है। ये क्या है, सामान्य ताप पर। अब देखिए मान लेते हैं एक और बर्तन साइड में लिया गया,
और जितना जल इसमें है उतना ही जल इसमें रहेगा। जितने गैस के अणु इसमें दिए गए हैं उतने गैस के अणु इसमें भी दिए गए हैं। अब इसको ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजा आएगा इसमें। देखिए यह सामान्यता पर इस बर्तन को ऐसे रख दिया गया है, तो इसमें गैस के जो अणु हैं क्या हैं, अभी इसमें घुलना प्रारंभ नहीं किए हैं। जो गैस के अणु है इसमें घुलना प्रारंभ नहीं किए हैं, अर्थात गैस के अणु क्या है, अलग है, और जल जो दिया गया है जो विलायक है वो क्या है, अलग है। लेकिन अगर इस पर दाब लगा दिया जाए, सामान्य ताप रखेंगे सब में, अभी क्या है, सामान्य ताप इसमें भी रहेगा, और अब इस पर क्या लगा देते हैं, दाब। क्या लगाते हैं, दाब। इसमें क्या लगा देते हैं, दाब लगा देते हैं। जब दाब लगाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर देखिए बच्चों, जब दाब लगाएंगे इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान से देखिए। इसमें जो गैस के अणु हैं वो क्या हो जाएंगे, जल में आकर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, घुल जाएंगे। ध्यान से समझिए, जब कोई बर्तन लिया जाए उसमें जल भर दिया जाए और गैस भी भर दिया जाए, तो क्या गैस उसमें घुलेगी, नहीं घुलेगी। जब उस पर दाब लगाओगे तो जो गैस के अणु हैं जल के साथ क्या हो जाएंगे, घुलना प्रारंभ कर देंगे। तो यहाँ पर जब दाब लगाया गया है पिस्टन पर, तो ये क्या हो जाएगा, गैस के अणु क्या हैं, जल में घुलना प्रारंभ कर दिए हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि दाब लगाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। दाब लगाने पर जो गैस के अणु हैं विलायक में अर्थात जल में घुलना प्रारंभ कर देते हैं। दाब के बिना जल में घुलना, द्रव में घुलना आसान नहीं है। बिना दाब के क्या है, ये इसमें घुल नहीं सकते। चलो यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करते हैं, और ये फिगर आपको समझने के लिए था, ये आपको बनाना नहीं है, केवल समझना है कि दाब बिना क्या है, गैस के अणुओं को जल में मिलाना, द्रव में मिलाना आसान नहीं है, इसलिए दाब अप्लाई करना जरूरी है। जितना अधिक दाब लगाओगे गैस के अणुओं की मात्रा उतनी ही घुलेगी। मान लेते हैं गैस के अणुओं की मात्रा यहाँ पर Xg है, ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है, दाब जो लगा रहे हैं आप P लगा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर गैस के अणु कितने दिए गए हैं, 7। यहाँ पर गैस के अणु 7 दिए गए हैं, यहाँ पर गैस के अणु 7 दिए गए हैं। यहाँ पर प्रेशर जब अप्लाई किया गया, यहाँ पर प्रेशर जब अप्लाई किया गया, जब दाब लगाया गया, तो जो गैस के अणु हैं Xg से शो किया जा रहा है। Xg क्या है, गैस का मोल अंश है, कितना मोल अंश जल में घुल रहा है, कितना मोल अंश जल में घुल रहा है। तो मान लेते हैं Xg क्या है, Xg अणु इसमें क्या है, घुल जा रहे हैं। तो ये कब घुल रहे हैं, किसके कारण घुल रहे हैं, जब दाब लगाया जा रहा है। तो दाब जितना लगाएंगे उतना Xg क्या है, जल में घुलेगा, अर्थात उतने ही अणु जल में घुलेंगे। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो अणुओं का घुलना, गैस के अणुओं का घुलना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ये किसके कारण हो रहा है, दाब लगाने पर। तो दाब किस पर निर्भर करता है, Xg पर, मोल अंश पर। कैसे बच्चों, कि दाब लगाएंगे तभी तो अणु घुलेंगे जल में, इसीलिए दाब क्या है, अणुओं के मतलब मोल अंश पर निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको हटाया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बराबर जब लगाते हैं तो एक नियतांक आता है, इस नियतांक को हम क्या है, KH से शो करेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Xg। और KH यहाँ पर क्या है, KH जो है हेनरी नियतांक है, हेनरी नियतांक है। तो बच्चों ये नियम यहाँ पर लिखा गया है, आप विधिवत इसको नोट्स में लिख लेना। अब इसको इस क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया गया है। KH क्या है, हेनरी नियतांक है। Xg क्या है, गैस के अणुओं का मोल अंश है। Xg क्या है, गैस के अणुओं का मोल अंश। Xg क्या है, गैस के अणुओं का मोल अंश है। कौन से गैस के अणु, जो जल में घुल रहे हैं, जो जल में घुल रहे हैं उनके अणुओं का क्या है, मोल अंश दिया गया है। अब देखिए
यहाँ पर कुछ इसके नोट्स हैं, उसको देख लीजिए। पहला नंबर दिया गया, अक्रिय गैसों के लिए KH का मान अधिक होता है। अक्रिय गैसों के लिए जो यहाँ पर KH दिया गया है हेनरी के नियम में, ये KH का मान क्या होता है? अधिक होता है। इसका मतलब जो है अक्रिय गैसें जो है जल में अर्थात द्रव में कम मात्रा में घुलती हैं। ध्यान दीजिए, अक्रिय गैसें वायु से हल्की होती हैं, तो वायु पर जब प्रेशर लगाते हैं, वायु जो है गैसों के रूप में होता है ना, जब उस पर प्रेशर लगाते हैं तो जल में आसानी से घुल जाता है। लेकिन अक्रिय गैसें वायु से हल्की होती हैं। अक्रिय गैसें क्या है? वायु से हल्की होती हैं। जब अक्रिय गैसों पर दाब पड़ता है तो वो कम मात्रा में घुलती हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 7 अणुओं में से 4 अणु दाब लगाने पर घुल गए। इसी प्रकार अगर अक्रिय गैसों के लिए लिया जाए तो क्या होगा? अक्रिय गैसों के लिए अगर यहाँ पर दाब लगाया जाए तो मुश्किल से 1-2 अणु, ये मान लेते हैं अक्रिय गैसें हैं। कौन सी गैसें? अक्रिय। अक्रिय मतलब शून्य गैसें जो वायु से हल्की हो। अक्रिय गैसें कौन सी होती हैं? जैसे हीलियम, नियान, ये सब आती हैं। ये क्या है? वायु से हल्की होती हैं। जब इस पर प्रेशर लगाया जाए, जैसे भैया यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर वायु के क्या है? वायु के अणु हैं। वायु किस रूप में होता है? गैसों के रूप में। जब उस पर दाब लगाया जाता है तो अणुओं की अधिक मात्रा जल में घुल जाती है। लेकिन ये अक्रिय गैसें ली जाए और जल लिया जाए, अगर उस पर प्रेशर लगाया जाए तो मुश्किल से 1-2 अणु क्या है, अर्थात कम मात्रा में अणु क्या है? घुलते हैं। अधिक मात्रा में अणु नहीं घुल सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि अगर KH का मान क्या है? अधिक है, तब अक्रिय गैसें क्या है? जल में अर्थात द्रव में कम मात्रा में घुलेंगी। उसके बाद दूसरा नंबर है, ताप बढ़ाने पर हेनरी नियतांक का मान बढ़ता है। ताप बढ़ाएंगे तो हेनरी नियतांक का मान बढ़ जाएगा। बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पर ध्यान देना है आपको। जैसे इसमें जल है, ध्यान से देखिए, बड़ा अच्छा टॉपिक है। और इसमें गैस के अणु हैं। ये किसके अणु हैं? वायु के अणु। वायु मान लेते हैं अभी इसको। अब ध्यान से समझिएगा, वायु या गैस के अणु मान लेते हैं। अब देखिए, इसमें अगर टेम्परेचर दिया जाए, यहाँ पर इसको गर्म किया जाए, गर्म करेंगे तो क्या होगा? क्या ये जो अणु दिए हैं इसमें घुल जाएंगे? ध्यान समझिए, अगर इसको गर्म किया जाए पूरे बर्तन को, तो क्या गैस के अणु इसमें घुलेंगे? नहीं घुलेंगे, क्योंकि गर्म करने पर जल के अणु खुद ही बुलबुले के रूप में ऊपर जाएंगे, खुद ही क्या है? वाष्प के रूप में बदल जाएंगे। तो जो गैस के अणु दिए गए हैं वो जल में नहीं घुलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर KH का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब KH का मान बढ़ जाता है तो गैस की द्रव में विलेयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब इसको गर्म करेंगे तो जल के अणु खुद ही वाष्प अवस्था में आ जाते हैं और जो गैसों की मात्रा है वो बढ़ने लगती है, और जो विलायक है जल की मात्रा क्या होती है? कम होने लगती है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि क्या है, ताप बढ़ाने पर KH का मान बढ़ जाता है और गैस की जल में विलेयता भी कम हो जाती है। इसीलिए क्या है, जलीय जंतु क्या है? गर्म जल की अपेक्षा क्या है? ठंडे जल में अधिक सुविधाजनक रहते हैं। ध्यान समझिए क्यों रहते हैं। ये गर्म जल है, गर्म जल में बताइए वायु ज्यादा घुलेगी कि ठंडे जल में वायु ज्यादा घुलेगी? ध्यान समझिएगा, ये गर्म जल है और ये क्या है? ठंडा जल। ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा लगेगा इसमें। ये गर्म जल है, ये ठंडा जल। अब बताइए, जो ऑक्सीजन है वायु हमारी किसमें घुलेगी ज्यादा? इसमें ठंडे जल में घुलेगी कि गर्म जल में घुलेगी? ठंडे जल में घुलेगी। गर्म करोगे तो भैया जो जल हमारा है वो क्या है? खुद ही क्या है? वाष्प में बदल रहा है। तो जल कहाँ रहेगा? इसमें क्या है? जब ठंडा जल है तो जो जल इसमें दिया गया है, द्रव जो दिया गया है, वो वाष्प में बदलेगा नहीं। और वायु के दबाव के कारण जो मान लेते हैं, इस पर सब पर क्या है? एक बार का दाब लगाते हैं। सब पर कितने का? 1 बार का दाब लगाते हैं। कितने का? 1 बार का दाब लगा देते हैं। देखिए 1 बार का इस पर भी दाब लगा है
एक बार का इस पर भी दाब लगा है, वायुमंडलीय दाब होता है। याद रखिएगा, ये क्या एक बार जो दिया गया है वायुमंडलीय दाब है। जब एक वायुमंडलीय दाब है, इसको सामान्य दाब भी बोला जाता है। इस दाब पर क्या होता है, गर्म जल में जो वायु के अणु हैं, गैसों के अणु हैं, जल में कम मात्रा में घुलते हैं, अर्थात ना के बराबर घुलते हैं, क्योंकि जल खुद ही वाष्प में बदलती है, वो गैसों के रूप में बदल जाती है। इसमें जो है गैस के अणु जल में आसानी से घुलते हैं। जब गैस के अणु अर्थात ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वायु के अणु जल में घुलते हैं तो जलीय जीव क्या करता है, जल में घुली हुई वायु को श्वास द्वारा क्या है, जीवन यापन के लिए उपयोग करता है। तो जो जलीय जीव होते हैं, जो जल में वायु घुली होती है, उसी के द्वारा वो क्या है, जीवित रहते हैं। ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अब उसके बाद हेनरी नियम के आपको अनुप्रयोग पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हेनरी नियम का अनुप्रयोग दिया गया बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। तो इसको अब इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम हेनरी नियम के अनुप्रयोग पढ़ाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेनरी नियम में क्या आपकी देखिए, शीतल पेय सोडा वाटर में CO2 मिला होता है। सोडा वाटर बहुत आप लोग, ये तो साधारण आप लोग देखे होंगे क्या है, जो पेप्सी होती है इसके बारे में बताया गया है कि इसमें CO2 घुली होती है। तो अनुप्रयोग में पहला जो दिया गया है, शीतल पेय सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। मान लेते हैं ये क्या है, मान लेते हैं ये बोतल है, ये क्या है, बोतल है। किसकी बोतल है, पेप्सी की बोतल है। ये किसकी बोतल है, पेप्सी। अब पेप्सी की बोतल में जब क्या है, पेप्सी की बोतल में क्या होता है, ये क्या है, जल मान लेते हैं, ये द्रव है। अभी ये क्या द्रव है, अब इसमें क्या मिलाएंगे, CO2। जितने भी शीतल ठंडे पेय पदार्थ होते हैं उसमें CO2 घुली होती है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, घुली होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें मिलाया जाता है तो ये क्या है, गैसों के रूप में आती है, क्योंकि CO2 क्या है, गैस है, गैसों के रूप में आती है। अगर इसको उच्च दाब पर न बंद किया जाए तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम भर रहे हैं वो गैसों के रूप में रहेगी, और जो द्रव पेय पदार्थ है वो द्रव अवस्था में रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें घुलेगी नहीं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इसमें मिलाने के लिए, घोलने के लिए क्या है, इसको उच्च दाब पर बंद करते हैं। जब इस पर उच्च दाब लगाते हैं, इस पर उच्च दाब लगाते हैं तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु हैं, गैसों के अणु हैं, इसमें पेय पदार्थ में आसानी से मिल जाते हैं। इसीलिए जब हम पेप्सी की बोतल खोलते हैं तो उसमें बुलबुले निकलने लगते हैं। क्यों, क्योंकि जब इसका प्रेशर कम हो जाता है, जैसे देखिए ढक्कन पे प्रेशर होता है, अंदर से ऊपर की ओर प्रेशर होता है। जैसे आप ढक्कन को खोलते हैं, इसमें जो पेप्सी में कार्बन डाइऑक्साइड के अणु घुले होते हैं वो पुनः किसमें बदल जाते हैं, गैसों में बदल जाते हैं, और पुनः क्या है, बाहर निकलने लगते हैं। तो ये क्या है, शीतल पेय पदार्थों के बारे में बताया गया है। कभी कभी शीतल पेय पदार्थों में आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग छर्रा लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, छर्रा। वो छर्रा क्या करता है, उस पर दाब अप्लाई किए रहता है, उस पर दाब क्या है, अप्लाई किए रहता है। अगला नंबर दिया गया है, गहरे समुद्र में, ध्यान समझिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। गहरे समुद्र में गोताखोर को उच्च दाब की वायु से सांस लेना पड़ता है, अतः उच्च दाब पर वायु में उपस्थित N2 तथा O2 की रक्त में विलेयता अधिक हो जाती है। ध्यान से समझिए, मान लेते हैं ये क्या है, जल है, ये क्या है, जल है, इसको ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर आपको समझाएंगे अच्छे से। अभी मान लेते हैं यहाँ पर गोताखोर है, यहाँ पर अभी गोताखोर है, तो गोताखोर पर जब ये जल के ऊपर है, अर्थात अभी जब जमीन पर खड़ा हुआ है, समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है, नदी किनारे खड़ा हुआ है, तो इस पर दाब कौन लगाएगा, केवल इस पर दाब लगाएगी वायु।
इस पर कौन दाब लगाएगा? वायु का दाब होगा भैया। किसका दाब होगा? वायु का दाब, क्योंकि जल तो दाब इस पर लगाएगा नहीं। जब ये किनारे का दाब वायु का, जल का तो होगा नहीं, केवल किसका होगा? जो वायुमंडलीय दाब है। तो यहाँ पर क्या है? वायु का दाब होगा। लेकिन जैसे ही गोताखोर इसमें कूदता है जल के अंदर, तो इस पर कौन कौन दाब लगाता है? इस पर भैया देखिए, इस पर दाब कौन लगाता है? जल दाब लगाएगा और वायु भी दाब लगाती है और जल भी दाब लगाता है। कैसे? देखिए, जल में क्या घुली होती है? वायु। जल में क्या घुली होती है? वायु। तो वायु और जल दोनों क्या है? इस पर दाब लगाते हैं। अभी क्या है? जब ऊपर है, अभी कूदा है। कौन कूदा है? गोताखोर। जब ये कूदता है तो उस समय वायु और जल का दाब जो होता है लगभग बराबर होता है। जैसे जैसे ये नीचे की ओर जाता है, जैसे जैसे नीचे की ओर जाता है गोताखोर, तो इस पर अब देखिए वायु का कम दाब हो जाएगा। वायु का कम दाब, लेकिन जल अधिक दाब लगाएगा। जब समुद्र के सतह पर पहुंचेगा, निचली सतह पर, तो वायु का दाब तो कम हो जाएगा, लेकिन जल का दाब क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। तो यहाँ पर जल का दाब क्या होगा? दाब अधिकतम। जल का दाब क्या हो जाएगा? अधिकतम। आपको समझ में आ रहा होगा। जब हम बाहर खड़े हैं तो वायु दाब लगाएगी, लेकिन जैसे ही हम नदी या समुद्र में कूदेंगे तो क्या होगा? जब ऊपरी सतह मतलब थोड़ा हल्का नीचे जाएंगे तो वायु और जल दोनों बराबर दाब लगाएंगे। जैसे जैसे हम निचली सतह में जाएंगे, वायु का दाब, जो बाहरी दाब है वायु का, वो कम होता जाएगा, लेकिन जल का दाब क्या है? चारों ओर से जल का दाब इस पर लगेगा आकर। चारों ओर से गोताखोर पर जल का दाब लगेगा। तो यहाँ पर ये क्या है? गोताखोर। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे इसमें क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब गोताखोर नीचे जाता है तो गोताखोर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, खून में ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। जो शरीर के अंदर खून होता है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। देखिए ध्यान से, जब गोताखोर पर जल दाब डालेगा, कौन दाब डालेगा? जल चारों ओर से दाब डालेगा, तो इसके अंदर जो ब्लड में गैसें हैं, जो ब्लड में ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैसें हैं, ध्यान दीजिए, मान लेते हैं इसमें ब्लड है, इसमें क्या है? ब्लड है, और इसी में क्या है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसें हैं। अब बताइए, जब चारों ओर से जल का दाब पड़ेगा, वायु का दाब पड़ेगा निचली सतह पर, तो ये जो अणु दिए गए हैं, अभी बताया गया है, गैस के अणु जल में क्या है? तुरंत मिलने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? मिलने लगते हैं। तो यहाँ पर जल दाब लगा रहा है, यहाँ पर वायु। जल और वायु जब इस पर दाब लगाएगा तो इसमें जो ब्लड के अंदर वायु के कण होते हैं, वायु के अणु होते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अणु होते हैं, इसमें घुल जाते हैं। इनका घुलना तेजी से होने लगता है, और जैसे ही ये गोताखोर बाहर निकलता है, पुनः ये किसमें बदल जाती हैं? फिर ये पुनः गैसों में बदल जाती हैं। पहले इसमें मिलती हैं, जैसे जैसे नीचे जाता है वायु तथा जल के दाब के कारण इसमें जो ब्लड हमारा होता है, खून जो होता है, रक्त होता है, उसमें गैसें मिल जाती हैं। लेकिन जैसे गोताखोर बाहर आता है, फिर से नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जो गैसें अणु हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन ये जब गैसों के रूप में बाहर निकलते हैं, बुलबुले के रूप में बाहर निकलते हैं, तो शरीर के अंदर अधिकतम पीड़ा होती है और ये खतरनाक भी हो सकता है, इससे जान भी जा सकती है। इसीलिए गोताखोर जब कूदते हैं तो उनके सिलेंडर में हीलियम गैस मिला दी जाती है। हीलियम का क्या कार्य होता है? जैसे इसमें हीलियम मिलाया जाएगा, हीलियम के अणु, हीलियम गैस जो है अधिक दाब पड़ने के कारण भी जल में नहीं घुलता है। अधिक दाब पड़ने के कारण जल में, खून में नहीं घुलेगा। जब ये ब्लड में नहीं घुलेगा तो बाहर आने पर आपको कोई कष्ट नहीं होगा। समझे कि नहीं? देखिए, जब आप समुद्र में या नदी में कूदोगे तो आपके शरीर पर जल वायु का दाब पड़ेगा, और जहाँ पे
ब्लड होता है उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसें होती हैं, वो तेजी से मिलने लगेगी और जैसे ही आप सतह पर आएंगे पुनः वो बुलबुले के रूप में बाहर निकलेंगी और आपके शरीर में अधिकतम पीड़ा होगी, आपकी मृत्यु भी हो सकती है, आपको बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए गोताखोर के सिलेंडरों में हीलियम गैस मिला दी जाती है। हीलियम मिलने के कारण ये क्या है, जल में इसकी रक्त में इसकी विलेयता अक्रिय गैसों की कम होती है, क्योंकि ये शून्य गैसें हैं, वायु से हल्की होती हैं, ये तो आसानी से घुल जाएंगी नाइट्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन हीलियम हल्की होने के कारण जल्दी से नहीं घुलती और बाहर आने पर कोई भी कष्ट नहीं होता है। तो ये आपको बता दिया गया है। जो प्रभाव पड़ता है शरीर पर उसको क्या बोला जाता है, बेंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेंड। तो इसको आप लोग पढ़ लेना, जितना मैंने बताया उतना इसमें लिखा गया है। ये आप लोग स्ट्रक्चर इसका जरूर बना लेना है। इससे पहले आपको स्ट्रक्चर बनवाया गया था, इसके लिए बनवाया गया था, तो इसके लिए स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ पर ये हेनरी के नियम के लिए स्ट्रक्चर यहाँ पर बना देते हैं। ये आपका पिस्टन लगा है, ये क्या है, पिस्टन है, और यहाँ पर इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे P, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जल है, और यहाँ पर क्या है, गैस के अणु हैं, यहाँ पर गैस के अणु हैं। तो गैस के जितने अणु घुलते हैं उसको मोल अंश Hg कहते हैं, और जितना प्रेशर लगाते हैं, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा उतना ही अणु घुलेंगे। तो P किस पर डिपेंड कर रहा है, अणुओं की संख्या पर। अणुओं की संख्या पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि जितना दाब लगाओगे उतने ही तो अणु घुलेंगे। तो ये सीधा किस पर इफेक्ट डाल रहा है, इस पर। तो इसीलिए P प्रोपोर्शनल, ये इसके समानुपाती हो जाता है। तो यहाँ पर ये दिया गया, ये फिगर आप लोग बना लेना। यहाँ पर लिख देना जल और यहाँ पर लिख देना ये वायु। तो ये फिगर ड्रॉ कर लेना आप लोग। तो ये क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। जो सिलेंडर होता है उसमें कितनी मात्रा किसकी होती है देख लीजिए। हीलियम की 11.9% मात्रा होती है जो गोताखोर सिलेंडर लिए होते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक 56.2% होती है, और ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, 32.1% होती है। तो ऐसा नहीं कि हीलियम अधिक मात्रा में घोल देंगे तो बहुत अच्छी सुरक्षा होगी, उसको कम मात्रा में ही घोलना है जितना आप उसका सहन कर सकें। अब देखिए इसका तीसरा नंबर भी है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, इसका तीसरा नंबर भी है। तो जो तीसरा नंबर दिया गया है तो इसको समझा देते हैं, और आप लोग क्या है लिख लेना, नहीं तो अगले वीडियो में आपको हम इसको लिख देंगे, आप लोग यहाँ पर नोट कर लेना। तो थोड़ा सा उसके बारे में हम समझाते हैं। देखिए आप लोग देखे होंगे क्या है, जो पर्वत श्रृंखलाओं पे जाते हैं तो उनको ऊपर जाने पर मुश्किल का सामना करना पड़ता है, उन्हें अधिक मुश्किल होती है, क्योंकि ऊपर जाने पर जो वायु का दाब होता है वो क्या हो जाता है, कम होने लगता है। ऊपर जाने पर वायु का दाब क्या होने लगता है, कम होने लगता है, जिसके कारण आपको अधिक दिक्कत होती है सांस लेने में। तो इसको आपको थोड़ा सा बता देते हैं जिससे ये क्या है आसानी से आपको समझ में आ जाए। देखिए अगर मान लेते हैं ये पर्वत श्रृंखला है, आप इस पर गए तो यहाँ पर आपको क्या है, वायु कम मात्रा में मिलेगी। वायु क्या है, ये क्या है, शिखर, पर्वत श्रृंखला मान लेते हैं इसको, पर्वत श्रृंखला। अब देखिए यहाँ पर वायु क्या है, कम होता है। वायु क्या है, जो आप सांस लेते हैं उसकी मात्रा क्या है, शिखरों पर क्या होती है, कम होती है, जिससे आपको सांस लेने में अधिक दिक्कत होती है। देखिए यहाँ पर वायु की कमी होने के कारण जब आप सांस लेंगे, मतलब
जब आप श्वसन करेंगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्यों? जब आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपको सांस लेने पर यहाँ पर ऊंचाइयों पर, क्योंकि ऊंचाइयों पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा में क्या है ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन की मात्रा में कमी आने लगती है। जब आपको ऑक्सीजन नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी तो आपको श्वसन करने में दिक्कत होगी, जिसके कारण आपको, अगर आप पर्वत श्रृंखला पर गए हैं, जब पर्वत श्रृंखला पर जाते हैं तो आपको किसका सामना करना पड़ता है? कमजोरी। आपके अंदर जैसे फीलिंग होती है कमजोरी, कमजोरी जैसी फीलिंग आने लगती है। देखिए, कमजोरी आने लगती, कमजोरी के कारण क्या है? सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है। कमजोरी के कारण क्या है? सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसको आप लोग अपने मन से भी लिख लेना, नहीं तो हम अगले वीडियो में इसको क्या है लिख देंगे। इसका तीसरा नंबर जो अनुप्रयोग में पहला और दूसरा नंबर हो गया है, इसका तीसरा नंबर भी है। तो यहाँ पर आया नहीं, लेकिन इसको समझा दिया गया। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए, पर्वत श्रृंखला पर जाने पर वायु में अर्थात ऑक्सीजन नाइट्रोजन में कमी आती है, जिसके कारण श्वसन क्रिया में आपको दिक्कत होती है, जिसके कारण सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है, सोचने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इस घटना को आप क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया। तो आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जिससे वे भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। जय हिंद।